ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग की मुलाकात बहुत ही कम ड्यूरेशन पर हो रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी-अभी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, लेकिन आज के दिन तो मुझे आना ही था, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। पहले हम टाइटल देखते हैं। 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। अवसर क्या है? तो भारत के राष्ट्र निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। एक्चुअली बहुत पहले आपने देखा होगा कि हमने कई और नेताओं को केंद्र में रखकर लेक्चर को रिकॉर्ड किया है। दे आर द ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड दे वर द ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने महात्मा गांधी पर एक लेक्चर लिया था, आपको याद होगा। एक हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर। 14 नवंबर को हम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यों, उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करने वाले हैं। लेकिन 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिन है, और ये एक ऐसे नेता रहे हैं जो अंडररेटेड रहे। अंडररेटेड का मतलब यह हुआ कि इनके अचीवमेंट्स इंडियंस के सामने समग्रता से उजागर नहीं हो पाया। हमें भी याद है, जब हम क्लास 4th और 5th में थे, तब से ही हम लोग पढ़ते थे कि वल्लभ भाई पटेल इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। उस समय क्लास 5th में यह भी पता नहीं था कि ये ओटो वन बिस्मार्क है कौन, और उनकी उपलब्धियों से सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियों की तुलना आखिर क्यों की जाती है। इन दोनों में क्या समानता के बिंदु हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। फिर जब मैं थोड़ा-सा बड़ा हुआ तो धीरे-धीरे समझना शुरू किया। जब क्लास 12th में गए तो बिस्मार्क के बारे में जाना, फिर उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना। लेकिन चूँकि ज्ञान सतही था, इसलिए दोनों के बीच परस्पर तुलना करने की ज़्यादा स्थिति नहीं है। जब हम हायर एजुकेशन में गए और जैसे-जैसे वल्लभ भाई पटेल को पढ़ा अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो महसूस किया कि ये एक ऐसे नेता हैं जिनकी उपलब्धियाँ उजागर नहीं हो पाई। क्योंकि इनको भारत रत्न पुरस्कार भी बहुत बाद में मिला, जैसा कि आप जानते होंगे 91 में। और अभी रिसेंट में 2014 में इनके नाम पर और इनके बर्थडे को बेसिस बनाकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाने लगा। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनी, हालांकि बहुत कह सकते हो कि बहुत ही गैगेंटिक, बहुत ही मेमस वो साइज का वो उनका स्टैच्यू है, जो केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर में सुप्रसिद्ध हो गई। परंतु ये सब बहुत बाद में हुआ है। तो चलिए आज हम वल्लभ भाई पटेल, चूंकि आप लोग वल्लभ भाई पटेल के बारे में उथली-उथली बातें तो जानते होंगे, लेकिन हम उसे ज़्यादा सिस्टमैटाइज़ करके आपके सामने रखना चाहूँगा कि आखिर वल्लभ भाई पटेल को इतिहास में विशेष स्थान क्यों मिलना चाहिए। तो चलिए, पहले हम यहाँ पर मैंने जानबूझकर अंग्रेजी टाइटल का प्रयोग किया है ताकि शॉर्ट में हमारा काम चल जाए। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप में से कुछ जिज्ञासु मेरे स्टूडेंट्स होंगे या ऑडियंस होंगे, अगर नोट डाउन भी करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मुझे बड़ी खुशी होगी। पहला है अ रियलिस्ट पार एक्सीलेंस। इसको अगर हिंदी में करना चाहें तो आप कह सकते हैं एक यथार्थवादी राजनेता। इतने यथार्थवादी राजनेता आपको बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि इनका दूसरा शब्द आपको प्रकट कर देगा इनकी यथार्थवाद की प्रवृत्ति को। नॉट अ मैन ऑफ आइडियोलॉजी बट ऑफ एक्शन। यह विचारों या विचारधारा के नेता नहीं थे, ये कार्यों के नेता थे, ये मैन ऑफ एक्शन थे। अगर आप जब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं तो आपको समाजवाद दिमाग में घूमता है। अगर आप सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं तो आप उनको एक समाजवादी के रूप में देखते हैं। गांधी जी तो अपने आप में एक वाद है, और उसी प्रकार से कोई साम्यवाद, कोई समाजवाद, कई तरह की विचारधाराओं के प्रभाव में काम करते रहे और अपने विचारधारा का प्रचार करते रहे। लेकिन जब भी वल्लभ भाई पटेल की बात याद आती है और वल्लभ भाई पटेल का मुद्दा आता है और आपसे पूछा जाता है कि जरा बताएं कि वल्लभ भाई पटेल किस स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो आप पुख्ता कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कोई स्पेसिफिक स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी उनकी है ही नहीं। अगर एक ही आइडियोलॉजी में विश्वास वो करते हैं, वो है राष्ट्र। इससे बड़ी आइडियोलॉजी उनके लिए कुछ भी नहीं थी, और उसके लिए वो किसी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार थे। इतना तक कि वह इस बात की परवाह नहीं करते थे कि आगे आने वाली पीढ़ी हमें हमारा मूल्यांकन कैसे करेगी। अब मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। अमॉन्ग द कांग्रेस लीडर्स ही वाज द सिलेक्टेड फ्यू। क्योंकि अगर हम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के फार्मूला को थोड़ा ताक पर रख दें, इस आधार पर गांधी जी ने जिन्ना से वार्ता भी की, गांधी जिन्ना वार्ता, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में
शायद ही कोई दूसरा नेता रहा होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के फार्मूला से पहले। 42 में उन्होंने ये फार्मूला दिया था। उससे पहले कोई दूसरा नेता वो नहीं ही था। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बाद अगर पहला कांग्रेस के किसी नेता को मैं काउंट करना चाहूंगा तो मैं वल्लभ भाई पटेल को काउंट करना चाहूंगा, जिनमें इतना गट्स था। ही वॉज ए मैन ऑफ गट्स। उन्होंने खुल्लम खुल्ला इस बात को स्वीकार किया कि अगर भारत विभाजन को स्वीकार नहीं कर लेता है तो कई टुकड़ों और कई खंडों में बंट जाए। मतलब आप समझ सकते हैं कि स्पष्ट रूप में वल्लभ भाई पटेल ने इस बात को स्वीकार किया। अगर भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना है तो भारत को विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा। उस समय इतना खुल्लम खुल्ला बोलने का साहस दूसरे किसी भी नेता में नहीं था कि खुलकर सामने आ सके। बहुतों के मन में द्वंद्व चल रहा था कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या यूनिफाइड इंडिया अब वास्तविकता है? उम्मीद नहीं थी कि यूनिफाइड इंडिया को चलाना संभव होगा, लेकिन बावजूद इसके खुलकर कोई भी सामने नहीं आ रहे थे। वल्लभ भाई पटेल सामने आकर इस बात को स्वीकार किया। अपने आप में इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब यहां मैं एक उनके कॉम्प्लीमेंट में एक बात कहना चाहूंगा। एज गांधी वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम, पटेल वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफाइड नेशन। अगर आप हिंदी में हमसे लिखवाना चाहें तो मैं यहां पर लिख सकता कि जिस प्रकार से गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता के संस्थापक माने जाते हैं, उसके निर्माता माने जाते हैं, उसी प्रकार से वल्लभ भाई पटेल जो एक एकीकृत भारत है उसके निर्माता माने जाते हैं। क्योंकि जब मैं राष्ट्र निर्माण की बात करता हूं तो राष्ट्र कोई चूने और सीमेंट से नहीं बनता है। राष्ट्र बनता है एक भौगोलिक आकार से। राष्ट्र बनता है विचारधारा, पद्धति, कार्य पद्धति से। राष्ट्र बनता है आपसी मेलजोल से। तो अगर हम उसकी पहली सीढ़ी माने किसी राष्ट्र की, तो उसकी पहली सीढ़ी होती है उसकी भौगोलिक एकता। मैं यह नहीं कहता कि भारत के राष्ट्र निर्माण में अकेला वल्लभ भाई पटेल का योगदान है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, यह मैं अवश्य मानता हूं कि भौगोलिक एकता के क्षेत्र में जितना बड़ा योगदान वल्लभ भाई पटेल का है, मैं किसी दूसरे समकालीन नेता का नहीं पा रहा। आज जो गूगल के द्वारा जिस भारत का मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है, उस गूगल के मानचित्र के निर्माता वल्लभ भाई पटेल हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज। तो चलिए अब हम वन बाय वन, पहले हम यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 और आप इसको कह लें तो इस 4 के बाद 5 और 6, ये 6 मुद्दों को मैं उठाऊंगा जो बताता है कि इन व्हाट वे वल्लभ भाई पटेल वाज अ ग्रेट यूनिफायर। उनको हम भारत के राष्ट्रीय एकता के या यूनिफायर के संस्थापक के रूप में क्यों जानते हैं, वन बाय वन इसकी चर्चा करूंगा। इसकी चर्चा मैं विस्तार से थोड़ा करना चाहूंगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अगर आप वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियों को काउंट करेंगे तो पहली उपलब्धियां होगी भारत की राष्ट्रीय एकता, भारतीय राज्यों के विलय के माध्यम से। क्योंकि चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यह भारत का मानचित्र। जब हमें स्वतंत्र आजादी मिली थी तो आपको 2 कलर दिखता है, येलो और पिंक। येलो कलर है वो ब्रिटिश इंडिया है, और जो पिंक कलर है वो पिंक कलर प्रिंसली स्टेट्स है। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है भारतीय राज्य। मतलब हुआ ऐसा कि जब कहानी शुरू हुई थी, आपको याद है, कर्नाटक और बंगाल से बैटल ऑफ पलासी, आप जानते ही हो। वहां से ब्रिटिश ने भारत की विजय शुरू की, बैटल ऑफ पलासी से। यह प्रक्रिया चलती रही 1856 ईस्वी में, जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किया। उसके बाद फिर ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, 1857 का महाविद्रोह हुआ। उस विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने अपनी नीति को भारतीय राज्यों के संदर्भ में बदल दिया। उसे ऐसा लगा कि अगर हम इन राज्यों को इसी तरह जीतते रहे, इन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करते रहे, तो फिर ये भारतीय राज्य उसी तरह से हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे जिस तरह से ग्रेट रिवोल्ट और 1857 में उन्होंने इस तरह की एकता बनाए रखी थी। उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम अपनी रणनीति को बदल डालते हैं। तो कैसे? तो उन्होंने कहा कि चलिए हम प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति को छोड़कर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति को अपनाते हैं। उसी समय क्वीन विक्टोरिया की उद्घोषणा आई, और उसमें क्वीन विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 की अपनी प्रसिद्ध उद्घोषणा में, जो उसका अपना डिक्लेरेशन था, उसमें उसने कहा कि देखिए,
भारतीय राज्यों के साथ जो समझौते और करार हुए हैं, वो समझौते और करार बरकरार रखे जाएंगे और भारतीय राज्यों के संदर्भ में ब्रिटिश अपने विस्तार की नीति को छोड़ते हैं। यानी ब्रिटिश क्राउन भारतीय राज्यों के संदर्भ में विस्तारवादी नीति को छोड़ता है। ये अपने आप में नीति परिवर्तन की सूचना थी। हालांकि हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय राज्यों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट या समानता का व्यवहार आरंभ हुआ या भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश ने कोई प्रजातांत्रिक संबंध कायम कर लिए। इस तरह की खुशफहमी हमें मन में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर हुआ कि कम से कम जो उनके भौगोलिक क्षेत्र का अधिग्रहण हो रहा था वो बंद हो गया। उस समय तो हमें अच्छा लगा कि चलो इतना कम से कम इंडिपेंडेंट स्टेट्स बच गए। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली तो ये हमारे लिए हेडेक बन गया, क्योंकि ब्रिटिश ने तो ब्रिटिश इंडिया पर डील किया। हालांकि जो सिचुएशन हुआ आप लोगों को जग जाहिर है यह बात कि आप लोगों को ज्ञात है कि किस प्रकार से ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश ने किस प्रकार से गलत डीलिंग की, किस तरह से उसने पाकिस्तान को क्रिएट किया, पाकिस्तान मूवमेंट को खड़ा किया और अंत में वह अप्रिय प्रसंग, वो अप्रिय घटना घटित हुई जिसको इतिहास की वो शर्मनाक घटना मानी जाती है और इसे भारत के विभाजन के रूप में जाना जाता है। दैट इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर जब हम पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है कि भाई हमारे भारत का उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत का एक भाग भारत से अलग हो जाता है। ये सारी घटनाएं ब्रिटिश भारत में घटित होती है और लगभग हम अपने समस्त भूभाग का 3,60,000 स्क्वायर माइल्स क्षेत्र को यानी वर्ग मील क्षेत्र को गंवा देते हैं विभाजन के माध्यम से। अब इसके बाद जो भूभाग हमारे सामने बचता है वो है भारतीय राज्यों की। इन भारतीय राज्यों के आकार को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि एक तरफ कश्मीर और हैदराबाद जैसे राज्य हैं जिसका आकार किसी यूरोपीय राष्ट्र के बराबर है। दूसरी तरफ ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं जिनको मानचित्र पर देखना भी संभव नहीं होगा। कुछ तो गांव के आकार के हैं, कुछ जागीरों के आकार के हैं। इनका एग्जैक्ट काउंटिंग क्या है उस पर भी मतभेद है। कुछ हिस्टोरियंस 521 स्टेट्स की बात करते हैं, कुछ 565 स्टेट्स की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पैचवर्क आप देखते हैं, इतने सारे ब्रिटिश इंडिया के क्षेत्र हैं। अब बताइए इस आजादी का क्या मतलब है? आप अगर ब्रिटिश इंडिया के एक मेजर पार्ट पर आप शासन कर भी रहे होते और यह राज्य अगर भारत का हिस्सा नहीं होता और अगर यह किसी उस समय तक शीत युद्ध या कोल्ड वॉर आरंभ हो गया था, तो कोल्ड वॉर को आरंभ होने के बाद अब हो सकता था इसमें से कोई एक राज्य, हैदराबाद का राज्य या मैसूर का राज्य या राजस्थान के ही राज्य, दोनों में से किसी एक पक्ष के साथ समझौता कर लेता। एक पक्ष का मतलब है कि शीत युद्ध के दो कंटेंडर थे, रशियन ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक, और अपने यहाँ अगर वो सैनिक अड्डों का निर्माण करवा लिया होता तो जरा सोचिए हमारी एकता और अखंडता कहाँ चली जाती, हमारी आज़ादी कहाँ चली जाती, हमारी विदेश नीति की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता कहाँ चली जाती। हम तो गुटनिरपेक्ष होने की बात भी नहीं सोच सकते थे जब हमारे ही महाद्वीप के अंदर इतने सारे गुट राष्ट्र बन जाते जो अलग अलग गुट के मेंबर्स होते, तो ये कैसे संभव था। चलिए एक दिलचस्प बात मैं आपको और बताता हूँ। जैसे बिपिन चंद्रा ने एक जगह लिखा है, इस पर आप लोग गौर करना। उनका कहना है, आपने दक्षिणी अमेरिका को तो देखा है, मानचित्र आप अपने मन में विजुअलाइज करिए। तो दक्षिण अमेरिका में आज देखते हैं आप कितने स्टेट्स हैं। आज अगर हम सिलाक का मेंबरशिप देखते हैं तो सिलाक का मेंबरशिप 33 तक जाता है, उसमें कैरिबियाई वगैरह सारे काउंट करके इतने सारे स्टेट्स हैं। तो हुआ ऐसा कि जब स्पेन ने दक्षिण अमेरिका को जीता, पुर्तगाल ने ब्राजील पर कब्जा किया और फिर कुछ कुछ अन्य देशों में थोड़े थोड़े भूभाग पर कैरिबियाई क्षेत्र में कब्जा किया, थोड़ा ब्रिटिश का भी था, थोड़ा हॉलैंड का भी था। तो इन सारे क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद उनको अलग अलग राज्य में विभाजित करके शासन किया। तो बिपिन चंद्रा में मैं एक जगह पढ़ रहा था, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही जिसको मैंने भी नोटिस किया कि जैसे ब्रिटिश ने अमेरिकी महाद्वीप को 13 उपनिवेशों में बांटा, मतलब सॉरी उत्तरी अमेरिका को, जिसको आप कहते हो आज, जिसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हो, यानी उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो यूएसए है वो तो पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी। और ब्रिटिश कॉलोनी में अगर मानचित्र पर देखोगे तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण तक 13 उपनिवेश ब्रिटेन ने स्थापित किए थे। अब ये 13 अलग अलग उपनिवेश थे,
लेकिन भारत को जब ब्रिटिश ने जीता था तो एक ही उपनिवेश के अंतर्गत उस भूभाग को किया था। अगर ब्रिटिश ने भी भारत को 6 या 7 पार्ट में बाँटकर शासन किया होता या 10 पार्ट में बाँटकर शासन किया होता, तो ज़रा आप अनुमान करिए, फिर हमारे लिए तो बहुत बड़ा हेडेक हो जाता, उसको यूनिफ़ाई कैसे किया जाता और भी बड़ा हेडेक हो जाता। उस हेडेक से तो हम बच गए। हालाँकि ब्रिटिश ने एक दूसरा हेडेक हमें दे दिया, वो था पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि एक भाग, वो भी बहुत ही ऑड डिवीज़न हुआ। ईस्ट पार्ट में हमने पूर्वी बंगाल को गँवाया, इधर पश्चिम में हमने कई क्षेत्र को गँवा दिया। तो इतने सारे को लेकर थोड़ी अव्यवस्था तो आ ही गई, फिर उसके बाद दंगे हुए, शरणार्थियों का आवागमन हुआ, तो बहुत उथल-पुथल की स्थिति आई। लेकिन बावजूद इसके हमें जो पार्ट मिला उसको यूनिफ़ाइड हम शासन कर सके। लेकिन अब ये हेडेक ये है कि जिसको हम पहले खुशियाँ मना रहे थे कि आहा! ये राज्य नहीं जीते गए, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, अब वो स्वतंत्रता हमारे गले में लटक रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी राज्य थे, जो स्वतंत्र होने की बात सोच रहे थे। यहाँ पर इतने लंबे तो जाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि एक चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की थी ब्रिटिश ने, और 1921 से वो फंक्शनिंग था। तो चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस में एक चांसलर का पद होता था, जो उनके अध्यक्ष का पद आप कह सकते हैं, और वह था भोपाल का शासक। और भोपाल का वो शासक मुस्लिम था, बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। तो भोपाल के शासक ने ऐसा माहौल निर्मित किया कि हम सारे राज्य मिलकर एक मोर्चा बनाएं और इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम स्वतंत्र रूप से डील करें और अपनी स्वतंत्रता को कायम रखें। अब ऐसी संकट की स्थिति में जब हम इन राज्यों के विलय की चर्चा करेंगे, तब आपको वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व की अहमियत ज्ञात होगी। लेकिन उसकी चर्चा थोड़ी आगे, तब तक पीछे हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए, पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है, जिसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी इसको विराम देते हैं, यहीं रोकते हैं। दूसरा है अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, द ग्रेट यूनिफायर के अंतर्गत अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर आता है। क्यों? इसकी मैं वजह बताता हूँ। नहीं, दूसरा है क्रिएटर ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। क्रिएटर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का मतलब हुआ कि भारतीय राज्यों का विलय। दूसरा है क्रिएटर ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि एक नौकरशाही की संरचना का संस्थापक। अब नौकरशाही की संरचना का संस्थापक से क्या मतलब है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आपको मैं बता दूं कि आप लोग जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा 311 और प्लस 314। जो 311 और 314 जो आर्टिकल है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस अनुच्छेद के जन्मदाता वल्लभ भाई पटेल ही है। क्योंकि देखिए, आईसीएस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता था। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का मतलब हुआ कि ब्रिटिश शासन का इस्पाती ढांचा और नीति निर्माण का काम आईसीएस करता रहा था। ब्रिटिश जो 200 वर्षों का औपनिवेशिक शासन था, उसका आधार उसकी मजबूत सिविल सेवा थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान हमारे बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्हें सिविल सेवा से चिढ़ हो गई थी। उनको लगता था कि अरे, ये तो ब्रिटिश प्रॉप है, ब्रिटिश स्तंभ है। अगर ब्रिटिश को भारत से भगाना है तो उनकी सेवा को ही मिटा दो, नहीं तो ब्रिटिश लेगेसी हमारे यहाँ कायम रहे। उस समय प्रॉपर पुलिस सेवा तो नहीं कही जाती थी, लेकिन इंडियन पुलिस का गठन जो ब्रिटिश ने किया था, वह भी आज तक कॉवर्सिव का मतलब दमनात्मक शक्ति की भूमिका निभाई थी। इन दोनों के प्रति जो हमारा जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण था, वो हॉस्टाइल था, वो शत्रुतापूर्ण था। माना जाता था कि अरे, ये तो हमारी देश की राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने वाली संस्थाएं रही है। इन संस्थाओं को हम स्वतंत्र भारत में कैसे बने रहने दे सकते? वल्लभ भाई पटेल वॉज अ प्रैग्मेटिक पार एक्सीलेंस। हमने कहा, उन्होंने देखा कि अरे, अगर ब्रिटिश के डिपार्चर के बाद जो इंडिया में वैक्यूम आएगा, तो हमारा ये इस ब्यूरोक्रेसी के बिना हमारा ये भारत की एकता अखंडता बनी कैसे रह सकेगी? क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी के पास वर्षों का एक्सपीरियंस है शासन करने का। तो हम एक काम क्यों ना करें कि ऐसी ब्यूरोक्रेसी को हम एक फॉरेन नेचर को, उसको हम इंडिजिनस नेचर में तब्दील कर दें। एक ऐसी नौकरशाही जिसकी विदेशी प्रकृति है, उसे हम देसी प्रकृति में ढाल दें। उन्होंने आईसीएस का नाम दिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस उसका नाम हुआ, और अनुच्छेद 311 लगाकर उनको सुरक्षा प्रदान की। जो राजनीतिक नौकरशाही है, उसे सुरक्षा प्रदान की, तो उनकी नौकरी सलामत रहेगी। अनुच्छेद 311 की काफी आलोचना हुई, और अनुच्छेद 314 को, में, उन्होंने उस नौकरशाही के
जो जो विशेष संरक्षण थे, विशेषाधिकार थे, उन अधिकारों को अनुच्छेद 314 में सुरक्षित कर दिया। और फिर उन्होंने इंडियन ब्यूरोक्रेसी को एड्रेस करते हुए कहा कि अब तक आपने साम्राज्यवादी शक्ति के पक्ष में काम किया था, परंतु अब वक्त आ गया है कि अब भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए काम करें। और वही ओवरनाइट ब्यूरोक्रेसी चेंज हो गई। उसने अब भारतीय राष्ट्र के लिए अपनी वफादारी प्रदर्शित की और वादा किया कि हम भारतीय राष्ट्र के निर्माण में अपनी। उस समय बहुत सारे कॉन्टेम्परेरी लीडर थे। आप देखेंगे ए अयंगार भी थे। उन्होंने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा था कि यह वही ब्यूरोक्रेसी है जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया था। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें याद दिलाया कि आप ये बताइए, क्या हम नौकरशाही के बिना चल सकते हैं? आप क्यों भूल रहे हैं कि पिछले एक दशक से, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन के लास्ट फेज में थे और भारत की आज़ादी प्राप्त करने की प्रक्रिया में थे, यही ब्यूरोक्रेसी ने भारत को बचाया भी है। तो अगर हम इस ब्यूरोक्रेसी के साथ हॉस्टाइल हो जाएंगे, के साथ अगर हम शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, तो क्या हमारा यह राष्ट्र चल सकेगा? तो ये है उनका प्रैग्मेटिज्म, या उनका यथार्थवाद था। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर मैंने एक टाइटल दिया है, अ ग्रेट प्रैग्मेटिस्ट। अ ग्रेट प्रैग्मेटिस्ट से मेरा आशय क्या है? उसको कहते हैं एक महान व्यावहारिक यथार्थवादी, एक महान व्यावहारिक व्यक्तित्व यथार्थवादी। प्रैग्मेटिस्ट का भी वही। हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब वल्लभ भाई पटेल जिस समय एक ब्यूरोक्रेट के पद पर थे, तो वल्लभ जब वल्लभ भाई पटेल जब बाद में होम मिनिस्टर हुए, होम मिनिस्टर होने के बाद जो औरंगजेब रोड में जब उनका जो अपना निवास स्थल था, उस पर 12 बजे 12 मिडनाइट तक काम करते थे। और जो महत्वपूर्ण सेक्रेटरी और अधिकारी होते थे, वो उनके साथ काम करते थे। और वो इतनी आस्था रखते थे पटेल में, क्योंकि पटेल के नेतृत्व में उनका गहरा विश्वास था और पटेल ने उन पर भी विश्वास रखा। अब एक छोटा सा वाक्य मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको प्रकट हो जाएगा। ये घटना है कि एक अयंगार करके एक अधिकारी थे, तो उनको किसी भारत के राजनीतिक नेता, कोई अपोजिशन पार्टी के नेता ने उन्हें एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें आत्मदाह करने की धमकी दी थी। और उसमें कहा था कि अगर हमारी मांगे इतने दिनों तक पूरी नहीं होगी, तो मैं आत्मदाह कर लूंगा और ये पूरी सरकार को मैं बदनाम कर दूंगा। और एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी। तो अयंगार ने इस मुद्दे पर वल्लभ भाई पटेल से वार्ता की और वार्ता करके उन्होंने सब कुछ वल्लभ भाई पटेल को बताया। तो उनको उम्मीद थी कि वल्लभ भाई पटेल वो लेटर उनसे मांगेंगे और वो लेटर लेकर देखेंगे कि जो अयंगार ने कहा है वो वेरीफिएबल है कि नहीं, हम उसको सत्यापित कर सकते हैं अथवा नहीं। तो यही उम्मीद में थे। लेकिन जब पूरा का पूरा जब वाकया समाप्त हो गया, वल्लभ भाई पटेल ने आवश्यक निर्देश भी दे दिए अधिकारी को क्या करना है। लेकिन उन्होंने पूरी बातचीत के दरमियान में कहीं चिट्ठी नहीं मांगी, कहीं लेटर नहीं मांगा। तो अयंगार को विश्वास नहीं हुआ। बोला कि सर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू हैव टू आस्क मी फॉर द लेटर इन ऑर्डर टू वेरीफाई व्हाट आई हैव जस्ट डिलीवर्ड टू यू। तो वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा इनोसेंटली जवाब दिया। मतलब उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप हमसे वो पत्र मांगेंगे और उस बात को सत्यापित करने का प्रयास करेंगे जो मैंने आपको कहा है। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा, आप याद करिए कि आपसे कोई बात छूटी भी है? तो बोला कि नहीं, मैंने उसका जिस्ट आपको बता दिया है, यही उस लेटर का जिस्ट है। तो कहा फिर क्या फर्क पड़ता है, आप पढ़े मैं पढ़े, बात एक ही है। तो मतलब ये हुआ कि बीइंग अ होम मिनिस्टर, वो ब्यूरोक्रेसी में जितनी विश्वास उन्होंने प्रकट किया, ब्यूरोक्रेसी ने भी उतना ही गहराई से रेसिप्रोकेट किया। तो ही वॉज इवन एन एडमिनिस्ट्रेटर पार एक्सेलेंट। उनको पता था कि इंसान के ऊर्जा को, शक्ति का रचनात्मक उपयोग कैसे किया जा सकता है। स्वयं वह कभी चैन से नहीं बैठते थे। उनके बारे में प्रकट है कि वो इतने प्रैग्मेटिक थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो अधिकांश वो विदेश नीति में उलझे रहते थे। हालांकि मेजर पॉलिसी मेकिंग तो प्रधानमंत्री भी करते थे और करते ही थे, लेकिन विदेश नीति में उनका ज़्यादा गहरा उलझाव होता था। एक बार एक वाकया है कि जब वो पार्लियामेंट में का सेशन चल रहा था और अभी सेशन समाप्त भी नहीं हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल निकल कर आ रहे थे। एक पत्रकार ने वल्लभ भाई पटेल को रास्ते में रोका, पूछा कि अच्छा पटेल साहब, आप आ रहे हैं, लेकिन वहाँ तो अभी सेशन चल ही रहा है। तो पटेल ने जवाब दिया कि नहीं, जितने भी क्वेश्चंस हमारे समक्ष किए गए थे, हमने सभी का जवाब दे दिया। कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने बचा हुआ नहीं है और अमुक अमुक मुद्दे उठाए गए थे, वो सारे मैंने एड्रेस कर दिए। अब कुछ नहीं, अब पंडित जी केवल विदेश नीति पर कुछ बोल रहे हैं। मतलब ये बात तय थी कि अगर पंडित जी आएंगे तो वो
डोमेस्टिक पॉलिसी पर बोले या ना बोले, विदेश नीति पर अवश्य बोलेंगे। और पंडित जी अगर विदेश नीति पर इतना कंसंट्रेट कर सके, इसके लिए उनको एक मजबूत पिलर मिला हुआ था, जो पिलर स्वयं दूसरा कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और वही पिलर के बदौलत वो अपना ध्यान विदेश नीति पर दे पाते थे। हालांकि बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रहे, दुर्भाग्यवश 2 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई। 16 दिसंबर 1950 को तो इनका डेथ ही हो गया। तो आज़ादी के बाद बहुत समय तक इनको रूल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना तक इन्होंने किया, इन्होंने बहुत ही व्यावहारिक कदम उठाया। संविधान सभा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो देसी रियासतों के विलय का कहना ही क्या है, उनके बिना तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। अब इसमें 2 मुद्दा मैंने और कहा जहां पर वल्लभ भाई पटेल का योगदान है। एक मुद्दा है जिसे कहते हो फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। और दूसरा मुद्दा है जिसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब हुआ भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। मतलब ये दोनों मुद्दा को तो विस्तार से मैं नहीं कह सकूंगा, सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि मौलिक अधिकार से पर चर्चा के लिए जो समिति बनी थी, उसमें वल्लभ भाई पटेल एक अच्छा खासा पैठ रखते थे। और वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू में 2 मुद्दे पर मतभेद था। एक मुद्दे पर सहमति भी थी और एक मुद्दे पर मतभेद भी था। सहमति थी भाषाई आधार पर प्रांत के गठन के मुद्दे, क्योंकि जिस समय भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें 1920 में जो एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, नागपुर सेशन, उसके बाद यह तय हुआ था कि प्रत्येक प्रांत में जब भी कांग्रेस का सेशन होगा तो उस प्रांत की भाषा का उपयोग किया जाएगा। और ब्रिटिश ने जो प्रेसिडेंसी प्रोविंसेस जो गठित किए हैं, उनको तोड़कर भाषाई आधार पर अलग अलग प्रांत बनाए जाएंगे। भारत को आज़ादी मिली, तो आज़ादी के साथ विभाजन हुआ। तो फिर डर गए हमारे नेतागण, उनको लगा कि अगर हम भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करेंगे तो सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी को बढ़ावा मिलेगा। सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी का मतलब होता है इस मिट्टी के लाल, मतलब उनमें कहीं ना कहीं अपने मिट्टी के प्रति लगाव की भावना आएगी। इस पर वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों की सहमति थी कि नहीं, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन ना हो। हालांकि नेहरू को आगे बदलना पड़ा, तब तक वल्लभ भाई पटेल सीन से आउट हो गए। 1950 में उनका डेथ हो गया, इसलिए वल्लभ भाई पटेल उस समय नहीं थे। लेकिन 1953 में जब श्री रामलू नामक एक गांधीवादी ने जब भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन के आधार पर जब आंध्र क्षेत्र में जब फास्ट अन टू डेथ रखा, उनका जब डेथ हो गया, तो फिर 1953 में आंध्रा को भाषाई आधार पर गठित पहला प्रांत बनाया गया। और 1956 में तो राज्य पुनर्गठन आयोग लाकर 14 भाषाई आधार पर प्रांत और 6 केंद्र शासित प्रांतों का गठन किया गया। इस प्रकार से भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हुआ, जो वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे। आरंभ में नेहरू भी नहीं चाहते थे, लेकिन नेहरू को आगे चलकर समझौता करना पड़ा। दूसरा मुद्दा जो फंडामेंटल राइट्स है, इस पर नेहरू और पटेल का मतभेद था। अंत में पटेल की बात ही चल पाई, जिस कारण से आगे नेहरू को संविधान में एक संशोधन करना पड़ा था। एक्चुअली देखिए, पटेल नेहरू तो अपने आप को घोषित रूप में समाजवादी कहते थे। हालांकि उनका समाजवाद भी हाइब्रिड किस्म का था। इस बात की चर्चा हम तब करेंगे जब नेहरू का टॉपिक मैं अलग से लूंगा। फिलहाल मैं आपको यह बताऊं कि वल्लभ भाई पटेल जो अब भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात आप करते हैं, तो उसमें तो नेहरू के साथ उनकी सहमति बनी। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में नेहरू का कहना यह था कि देखिए, जहां तक राजनीतिक स्वतंत्रता का सवाल है, ये 19वीं सदी की फिलॉसफी थी और 20वीं सदी की फिलॉसफी है आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता। तो चलिए, हमारे संविधान में जो आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का लक्ष्य है, वो तो मौलिक अधिकार में है ही नहीं, वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है, नीति निर्देशक तत्व में। और नीति निर्देशक तत्व तो जस्टिफिएबल नहीं है, मतलब कि उसको न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, तो वो प्रवर्तनीय नहीं है। तो उनका, नेहरू का कहना था कि देखिए, कम से कम जो संपत्ति का अधिकार है, उस संपत्ति के अधिकार को हम मौलिक अधिकार में ना रखें। क्योंकि हम संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखते हैं, उसे समस्या यह आई कि आगे हम कोई भी अगर समाजवाद की दिशा में कोई कदम उठाएंगे, किसी से संपत्ति हस्तगत करेंगे और आर्थिक पुनर्वितरण का कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो फिर लोगों में प्रतिक्रिया होगी और वो सीधा कोर्ट में पहुंचेंगे और न्यायालय हमारे इस कदम को अवैध घोषित कर देगा। इसलिए हमें संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार में नहीं रखना चाहिए।
लेकिन वल्लभ भाई पटेल का दृष्टिकोण था वो पूंजीवादी था, और वल्लभ भाई पटेल वो उस तरह के समाजवाद की फिलॉसफी में विश्वास नहीं करते थे। उनका सीधा सा मानना था कि अगर आप भारतीय पूंजीपतियों को संपत्ति का अधिकार नहीं देंगे तो भारतीय पूंजीवाद पिछड़ जाएगा, क्योंकि लोगों की सैंक्टिटी ऑफ जो वेल्थ है वो इतनी अहम है किसी भी समाज के विकास के लिए, जिसे आप रोकेंगे समाजवाद के नाम पर तो आपके देश की तरक्की रुक जाएगी। अंत में वल्लभ भाई पटेल के दबाव पर अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। अनुच्छेद 19 में भी आप देखेंगे कि 7 स्वतंत्रताएं शामिल की गई थी, जिसमें एक संपत्ति अर्जन करने की भी स्वतंत्रता थी। लेकिन बाद में जब स्थिति बदली, जब जमींदारी उन्मूलन के मुद्दे पर 1991 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को अवैध घोषित कर दिया और 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत अनुच्छेद 31 पर पहला हमला हुआ, 31 ए और 31 बी जोड़ा गया। लेकिन तब सरदार वल्लभ भाई पटेल तब तक जीवित नहीं। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ही वाज बेसिकली अ फिलोसोफर, नॉट इन द सेंस ऑफ नेहरू और सुभाष, ही वाज बेसिकली अ फिलोसोफर ऑफ द नेशन। उनका मानना था कि राष्ट्र से बड़ा न कोई बड़ा कोई दर्शन है, न राष्ट्र से बढ़कर कोई विचारधारा है, और उसके लिए उन्हें कोई भी, अब जैसे मैं एक उदाहरण और बताता हूं, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी कमीशन था उसको भी उन्होंने चेयर किया था। तो माइनॉरिटी कमीशन को डील करते हुए उन्होंने कितना प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाया। एक एक तरफ उनका कहना यह था कि देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको पृथक निर्वाचन कहते हैं, वो पृथक निर्वाचन की न आज कोई प्रासंगिकता है और न पृथक निर्वाचन भारतीयों को चाहिए। चलिए चलिए पृथक निर्वाचन पहले आप समाप्त करिए, मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन दिया गया है उसका कोई प्रासंगिकता है नहीं, उसे समाप्त किया जाए। और बहुत सारे जो दिग्गज मुस्लिम नेता थे उन्होंने भी आगे बढ़ चढ़ के इसमें भूमिका निभाई और पृथक निर्वाचन को समाप्त किया। लेकिन जब बात अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों की आई, उन्होंने मौलिक अधिकार को जगह दिलवाने में भूमिका निभाई और अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई फंडामेंटल राइट्स में, के समूह में। और फिर 29 और 30 में आप देखेंगे कि भाषाई और जो जो भाषाई और शैक्षणिक ये स्वतंत्रता भी उन्हें प्रदान की गई। तो यह चीजें दर्शाती है कि वहां पर उनका दृष्टिकोण कितना प्रैग्मेटिक था। एक वाकया हमें याद आ रहा है, एक स्कॉलर ने इस बात की तरफ इंगित किया है कि उन्होंने कहा है कि एक बार ऐसा हुआ कि घनश्याम दास बिरला ने, इरफान हबीब ने इसको कोट किया है कि घनश्याम दास बिरला ने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि अब देखिए, जब भारत का विभाजन हो चुका है और पाकिस्तान अलग हो चुका है तो हम लोग एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना लेते। तो इस पर इरफान हबीब जैसा बोलते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने जवाब दिया, अगर हमें हिंदू राष्ट्र ही बनाना था तो हमने पुलिस की लाठियां क्यों खाई इस राष्ट्रीय आंदोलन में। तो मतलब ये हुआ कि उनका ये कहना था कि वह एक तरफ चाहते थे कि तुष्टीकरण की नीति अल्पसंख्यक समूह के साथ ना बढ़ती जाए, लेकिन दूसरी तरफ या कोई राजनीतिक मुद्दा अल्पसंख्यक के मुद्दे को ना बनाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ अल्पसंख्यक के अधिकारों को लेकर भी वो काफी सावधान थे। तो यह था उनका प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो चलिए, यहाँ पर तक तो मैंने प्रैग्मेटिक अप्रोच के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ पुस्तकों से अवगत करा दूं। जैसे देखिए, ये पुस्तक 2 साल पहले वल्लभ भाई पटेल जब चर्चा में आए तो उसमें पर 2 पुस्तकें लिखी गई महत्वपूर्ण। ये सरदार पटेल यूनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये आर.एन.पी. सिंह की बुक है। ये भी एक ब्यूरोक्रेट रहे, एक्स ब्यूरोक्रेट। और एक बुक और भी थी, हालांकि वो बुक मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन उसी में आप देखेंगे कि संदीप बमजई की एक बुक है, पृष्ठान। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें भी आप देखेंगे पटेल, नेहरू है और माउंटबेटन है, जो ये भी सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स के विलय को लेकर है ये बुक। और फिर जो श्रीनाथ राघवन है उसका वॉर एंड पीस है। इसमें केवल वही नहीं है, इसके अलावा भी कई चैप्टर्स दिए हुए हैं, बट इट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट बुक और इसने भी प्रिंसली स्टेट्स के विलय के बारे में लिखा है। अब एक आता है इंसाइक्लोपीडिक बुक है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो चर्चित है, कि इंडिया आफ्टर गांधी है, रामचंद्र गुहा की। तो रामचंद्र गुहा ने एक चैप्टर इसमें लिखा है प्रिंसली स्टेट्स के विलय पर, कुछ इंटरेस्टिंग सूचनाएं दी हैं, इसलिए मैं इन बुक्स को रेफरेंस के तौर पर इनका नाम मैंने आपको दिया। देखिए, ये जो श्रीनाथ राघवन है बहुत ही चर्चित लेखक हैं। संदीप बमजई की बहुत सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी नहीं है। आर.एन.पी. सिंह की एक बुक मैंने जवाहरलाल नेहरू पर भी पढ़ी है और ये अच्छा लिखते हैं, तो ही इज ए गुड राइटर, ऑथर। और जो इंडिया आफ्टर गांधी है, रामचंद्र गुहा की बहुत अच्छी बुक है।
और ये तो काफ़ी इंसाइक्लोपीडिक माना जाता है, इसको तो क्लासिकल बुक की तरह लोग ट्रीट करते हैं। आप कहेंगे भाई मैं इतनी पुस्तकें क्यों दिखा रहा हूँ? इसकी वजह बताता हूँ। अधिकतर क्या होता है कि सोशल ये जो विशेषकर जो यूट्यूब के चैनल पर काम होता है, उसमें बहुत कुछ क्या होता है कि सोशल मीडिया के डेटाज का लोग उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको ये इस बुक्स का रेफरेंस देने का मेरा मतलब ये है कि एक तो बुक रीडिंग का कल्चर भी समाप्त हो रहा है इंडिया से, थोड़ा वो जीवित रहे। और दूसरी चीज़ यह है कि हम रेफरेंस देते हैं, वो एक ऑथेंटिक बुक को आधार बनाकर कोशिश करते हैं। हालाँकि 100% तो आप जानते हो सोशल साइंस का एक लिमिटेशंस है। ना तो कुछ भी 100% करेक्ट है, ना कुछ भी 100% रॉन्ग है। यही तो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस को अलग करता है। लेकिन मेरी कोशिश यह होती है कि आपको जो भी सूचना मिले दैट शुड बी मोर ऑथेंटिक। तो चलिए अब वन बाय वन जहाँ डेटा होगा, उस डेटा को हम लेते हैं और यहाँ पहले आपको मैं बताता हूँ कि इसके आगे चैलेंजेस बिहाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब हम सिर्फ आते हैं मुद्दा प्रिंसली स्टेट्स पर कि प्रिंसली स्टेट्स के विलय में क्या चैलेंजेस थे। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें मैंने 1 2 3 4 चार चैलेंजेस दिए हैं। एक दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स, मतलब प्रशासनिक मुद्दे और सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां। ये मैंने विशेषकर इसलिए दिए हैं, इसमें जो प्रशासनिक मुद्दे हैं और सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां, ये मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगता है कि 2021 का आपका जो यूपीएससी का क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन यही था 2021 जीएस के पेपर में कि देशी रियासतों के विलय में प्रशासनिक मुद्दे क्या उलझे हुए थे और उसमें आर्थिक सांस्कृतिक कौन सी चुनौतियां थी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये प्रशासनिक मुद्दे और सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां, ये इन दोनों मुद्दों को आधार बना के ये क्वेश्चन पूछा गया था। सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां, तो पहला तो मैं ये चीज ले रहा हूं। दूसरा मैं ले रहा हूं कि ब्रिटिश नॉट रेडी टू ट्रांसफर इट्स पैरामाउंट। अब ये क्या है कि ब्रिटिश अपनी सर्वोच्च सत्ता भारतीय यूनियन को ट्रांसफर करने के लिए या भारतीय डोमिनियन को ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं थी। तीसरा मुद्दा है कि पर्सनल एम्बिशन ऑफ सर्टेन स्टेट्स, जो कुछ एक राज्य थे उनकी महत्वाकांक्षा अपने आसमान पर पहुंच रही थी और वो राज्य यही सोचते थे कि नहीं, हमें स्वतंत्र रहना है, हमें स्वतंत्र होना है। तो कुछ राज्य ऐसे थे जो अपनी स्वतंत्रता के संदर्भ में सोच रहे थे। और चौथा मुद्दा यह था कि ड्यूबियस रोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। एक ब्रिटिश ने एक तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, जैसे आप वायसराय देखते हो उनको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का भी दर्जा मिला हुआ था, जो देशी रियासतों से डील करते थे। दूसरा है कि जो भारत सचिव जो लंदन में बैठता था, उसको विशेष सूचना यहाँ से प्रदान करते थे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट गठित किया गया था जो भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश क्राउन के संबंध को निर्धारित करते थे और यहाँ से सीधी तौर पर वो निर्देश मानते थे सीधा भारत सचिव का। वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था। लेकिन ड्यूबियस रोल का मतलब है इनका रोल बड़ा उलझा हुआ था, इनकी भूमिका बड़ी ही नकारात्मक थी। यह हमेशा हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने के चक्कर में होते थे। ये चार चुनौतियां हैं, जिसमें पहली चुनौती हम लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इशू और कल्चरल प्रॉब्लम्स की। तो जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू का सवाल है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि 521 या 562 हो इतने बड़े राज्य हैं। किसी का आकार बहुत बड़ा है, किसी का आकार बहुत छोटा है। और उसमें भी एक समस्या यह आ रही है कि सबकी ब्रिटिश क्राउन के साथ अलग अलग संधि है। किसी के टर्म्स अलग हैं, दूसरे के टर्म्स अलग हैं। ये भारतीय यूनियन के साथ किन टर्म्स पर ये विलय करेंगे, ये अपने आप में बहुत मुश्किल है। दूसरी समस्या यहाँ है कि जैसे इनकी सेना का क्या होगा। जैसे बड़े बड़े राज्य हैं, हैदराबाद के राज्य हैं, कश्मीर के राज्य, ऐसे बहुत सारे राज्य थे जिनके पास एक मजबूत सेना हुआ करती थी। और अब इनकी सेना का क्या होगा, चूंकि इनके सैनिक बेरोजगार हो जाएंगे अगर इनका भारतीय यूनियन के साथ विलय हुआ तो इनकी सेना को कैसे इंडियन आर्मी में कोऑप्ट किया जाए, यह भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। फिर इनको भारतीय यूनियन में शामिल किया जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां ये है कि ये सब एक बहुत लंबे समय तक, अब जैसे मैसूर का राज्य है, तो मैसूर का राज्य एक लंबे समय तक अगर वो अलग रह गया कर्नाटक में ही, तो कर्नाटक में जब आप मैसूर का विलय कर रहे हो तो उसकी अपनी कुछ सांस्कृतिक आइडेंटिटी बन गई है। वो अपने सांस्कृतिक आइडेंटिटी को एक कॉमन कन्नड़ आइडेंटिटी में नहीं मिलाना चाहेगा। वो कन्नड़ आइडेंटिटी में भी उसकी आइडेंटिटी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। वही हाल गुजरात में बड़ौदा का होगा,
वही बाकी स्टेट्स का होगा। ये समस्या तो आई है कि किसी राज्य के साथ मिलाएंगे तो उसका क्या स्टेटस रहेगा। और इसके साथ एक और भी मुद्दा है, वो क्या है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां का शासक मुसलमान है और वहां की बहुसंख्यक प्रजा हिंदू है, और हिंदू मुस्लिम दंगे हो चुके थे, तनाव काफी बढ़ा हुआ था। तो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच आपस में सहमति कैसे होगी, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यही 2021 में आप लोगों को सिर्फ इसी पहलू पर क्वेश्चन पूछा यूपीएससी जनरल स्टडीज के पेपर में, अगर आप देखेंगे। दूसरा मुद्दा है ब्रिटिश नॉट रेडी टू ट्रांसफर इट्स पैरामाउंसी। अब ये क्या चक्कर है मैं बताता हूं। पैरामाउंसी का मतलब है सर्वोच्च सत्ता। एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों के साथ पहले समझौता किया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया 1858 में जब ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथों में लिया, तो भारतीय राज्यों के साथ जो पुराने करार और समझौते ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए थे, उसको उसने कायम रखा कि भाई वो आपके पुराने जो समझौते और करार हैं वो कायम रहेंगे। बहुत सारे राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट बैठाए गए थे जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करते थे वहाँ। उन सभी राज्यों के साथ ब्रिटिश क्राउन के अपने टर्म्स थे, और ये जो राज्य थे उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को अपने कुछ अधिकार समर्पित किए थे। अपने कुछ अधिकारों को उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को दे रखा था, और ब्रिटिश क्राउन ने उनके साथ समझौता करके वो अधिकार अपने पक्ष में सुरक्षित किया। तो ब्रिटिश क्राउन की स्थिति थी सर्वोच्च सत्ता जैसी, और ये जो राज्य थे वो देसी राज्य, उनकी स्थिति थी एक सबऑर्डिनेट स्टेट्स के रूप में। अब यही एक समस्या आ रही थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि जब भारत को आजादी मिलने वाली थी, तो आप पीछे अगर संवैधानिक सुधार पर चलेंगे, 1919 के अधिनियम में पहली बार केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन हुआ था। तो शक्ति का विभाजन हुआ और राज्य और केंद्र की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हुई। लेकिन तब तक यह केवल ब्रिटिश भारत के लिए था। अब देशी राज्यों का क्या होगा, यह कहना अपने आप में मुश्किल था। 1935 में जब भारत सरकार अधिनियम आया, उसमें पहली बार एक संघ का प्रावधान लाया गया कि देशी राज्य और ब्रिटिश भारत दोनों को मिलाकर एक संघ बनेगा, और उसमें जो देशी राज्य हैं, वो देशी राज्यों को अपनी पूरी ऑटोनॉमी रहेगी, और उनको विधानमंडल में अपने को सदस्य भेजने का अधिकार होगा, और ब्रिटिश भारत के साथ मिलकर वो देशी राज्य संघ बनाएंगे, जिसमें कुछ ही अधिकार वो ब्रिटिश भारत को सुपुर्द करेंगे, लेकिन बाकी अधिकार अपने पास रखेंगे। फिर वहां पर एक समस्या यह भी खड़ी थी, उनकी वो जो अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, जैसे देशी रियासत हैं, वो देशी राज्य कैसे प्रतिनिधि भेजेंगे विधानमंडल में। विधानमंडल में 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। 40% सीटें देशी रियासतों को दी गई थी। वैसे अगर भूभाग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 3/5 भाग ब्रिटिश भारत था और 2/5 भाग देशी रियासत था। एक अच्छी खासी उनकी भी संख्या थी। तो 40% सीटें जो उनको आवंटित की गई थी, तो मुख्य मुद्दा यह था कि ब्रिटिश भारत में तो चलो चुनावी प्रक्रिया हालांकि चलिए, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार नहीं है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं है। मात्र 1935 में 10% लोगों को मताधिकार है। ये जो सदस्य चुनकर आने हैं सीमित मताधिकार ही सही, निर्वाचन पद्धति के माध्यम से आने हैं। अब जो देशी रियासत हैं, जो देशी शासक हैं, वह अपने प्रतिनिधि कैसे भेजेंगे, उस पर सहमति नहीं है। वो मनोनीत करके भेजेंगे, क्योंकि निर्वाचन तो वहां है नहीं। ये अपने आप में समस्या बनी हुई थी। फिर शर्त यह रखी गई थी कि कम से कम 50% इन राज्यों की स्वीकृति मिलेगी। इन राज्यों की स्वीकृति मिलने के बाद ही, और तब यह संघ अस्तित्व में आया। तो ना तो उन राज्यों की सहमति हुई, ना संघ अस्तित्व में आया। वो संघ केवल कागज पर ही रह गया। मतलब इट वॉज दिस फेडरेशन and the federal government which was targeted to be created on the basis of the Indian Government Act of 1935, it simply remained on the paper. It never came into action. It was never enforced. अब यही सिचुएशन है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आता है 1942 का क्रिस मिशन। 1942 के क्रिस मिशन में देशी रियासतों की कोई चर्चा नहीं। फिर कहा गया कि भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस मिलेगा और एक संविधान सभा बनेगा, लेकिन जो देशी रियासत की सर्वोच्च सत्ता है, जो ब्रिटिश की सर्वोच्च सत्ता है, वह ब्रिटिश के जाने के बाद समाप्त हो जाएगा। वह भारतीय यूनियन को, यानी भारतीय डोमिनियन को सुपुर्द नहीं किया।
अब ये चिंता का कारण था वल्लभ भाई पटेल का, और वल्लभ भाई पटेल की चिंता कहाँ से शुरू हुई मैं आगे बताऊंगा। यही चीज दोहराई गई 1946 के कैबिनेट मिशन योजना में। कैबिनेट मिशन योजना आप याद करिए कि पहली बार संघीय व्यवस्था कैबिनेट मिशन योजना में लाई गई थी, याद होगा आपको। 1935 के बाद वो संघीय व्यवस्था में यह थी कि संघ के पास तीन ही विषय होंगे, प्रतिरक्षा, विदेश और संचार, और बाकी विषय राज्यों के समूह के पास होंगे, और राज्य समूह बनाएंगे आपस में। ए बी सी तीन ग्रुप ऑफ राज्य होगा। ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स में ए हिंदू बहुल राज्य होगा, बी ग्रुप ऑफ स्टेट्स में उत्तर पश्चिम के तीन मुस्लिम बहुल राज्य होंगे, और सी ग्रुप में फिर उत्तर पूरब के दो राज्य होंगे, असम और बंगाल और असम। इस तरह से तीन ग्रुप होगा, उसके पास वास्तविक शक्ति होगी, और सबसे नीचे की इकाई राज्य होगा। केंद्र के पास, संघ के पास तीन ही विषय होंगे। उसमें उस संघ में ब्रिटिश भारत के साथ साथ देसी रियासतों को भी शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन देसी रियासतों को भी तीन ही विषय उनको सबमिट करने थे, बाकी विषय नहीं। अब देखिए उसके बाद देसी रियासत ने क्या चाल चली, उनके दिमाग में एक योजना आई, और उसको जिन्ना ने भी जानबूझकर भड़काना शुरू किया, क्योंकि जिन्ना की नीति थी डॉग इन द मॉन्गर पॉलिसी, अगर बिल्ली नहीं खाएगी तो कम से कम गिरा भी देगी। तो जिन्ना ने भी इन राज्यों को प्रोवोक करना शुरू किया, यह समय आ गया है कि आप लोग भी कुछ करिए, और आप लोग अगर चाहें तो आप लोग भी अपना ग्रुप बना सकते हैं। अब चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का मुखिया कौन है? वो है भोपाल का शासक। और कोनराड कोरफील्ड है, वह जो पॉलिटिकल, मैंने आपको बताया था अभी, द ड्यूबियस ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। तो ब्रिटिश जो राजनीतिक विभाग है, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, उसका जो सेक्रेटरी है वो कोनराड कोरफील्ड है। उसके दिमाग में एक अलग खिचड़ी पक रही है। भोपाल के शासक से बात कर रहा है, और भोपाल का शासक मोहम्मद अली जिन्ना से मिला हुआ है। भोपाल के शासक के साथ कौन मिल गया? तो त्रावणकोर का राज्य। त्रावणकोर का राज्य कौन है? तो वह कोई मुस्लिम राज्य नहीं है, वो हिंदू राज्य है, त्रावणकोर का राज्य। और उसका दीवान है वी रामास्वामी। तो दीवान जो रामास्वामी है, वह बेसिकली बड़ा ही उस समय डिस्ट्रक्टिव माइंड का था, और वो पहला राज्य था जिसने घोषणा की थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे। और ब्रिटिश राजनीतिक विभाग उसकी स्वतंत्रता को क्यों भड़का रहा था? क्योंकि उसके यहाँ एक खास खनिज पदार्थ का प्रोडक्शन होता था, खास मिनरल का, जिसका नाम था मोनाजाइट। और मोनाजाइट से यूरेनियम निकलना था, और परमाणु हथियार में उनका उपयोग हो सकता था। इसलिए कहीं ना कहीं त्रावणकोर के राज्य को का जो राजनीतिक विभाग था वो भी भड़का रहा था स्वतंत्र रहने के लिए। रामास्वामी ने बात की हुई थी हैदराबाद से, हैदराबाद, भोपाल, और जो रामास्वामी का जो राज्य है, जो त्रावणकोर का राज्य, जहां का वो दीवान था, इन सब ने आपस में गठबंधन बना लिए थे। और भोपाल का जो नवाब था, उसने, जो उस समय चेयरमैन था, वही वही बेसिकली चेयरमैन था उसमें चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का, और वह बाकी राज्यों को भड़का रहा था कि आप लोग धैर्य रखिए, हम अभी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे, आप ब्रिटिश को जाने दीजिए, ब्रिटिश के डिपार्चर के बाद हमें अवसर मिल जाएगा, और हम अलग से गवर्नमेंट के साथ डील करेंगे, और गवर्नमेंट के साथ डील करके जितना जितना भी फायदा लेना होता है उतना हम ले लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय राज्यों को भड़काने का प्रयत्न कर रहा था। तो ये आप देख रहे हो, ब्रिटिश रेडी टू ट्रांसफर और पर्सनल एम्बिशन ऑफ सर्टेन स्टेट्स। कुछ राज्यों की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी, जैसे कश्मीर का राज्य में राजा हरि सिंह, और राजा हरि सिंह का प्रधानमंत्री जिसका नाम था रामचंद्र काक, उसके दिमाग में स्वतंत्र होने की खिचड़ी पक रही थी। इधर हैदराबाद का जो नवाब नवाब था, मीर उस्मान अली, उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही थी कि हमें स्वतंत्र रहना है। और उसी तरह से जूनागढ़ का नवाब था महाब ठक्कन रसूल जी, वो भी कहीं ना कहीं स्वतंत्र होने का ख्वाब देख रहा था। और इसके अलावा बहुत सारे राज्य थे उस समय। बीकानेर का राज्य भी सहयोग नहीं कर रहा था। हालांकि बीकानेर के राज्य का जो प्रधानमंत्री था, एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, के.एम. पन्नीकर, उसमें वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। पाटियाला का राज्य भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। तो बड़ा भारत अलग थलग सा महसूस कर रहा था, और बहुत टेक्निकली ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, जो मैं आपको अगले वाले में बताऊंगा। और इधर ड्यूबियस रोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की तो जग जाहिर है कि किस तरह से राजनीतिक विभाग का जो सेक्रेटरी था कोनराड कोरफील्ड, वह भोपाल के नवाब, हैदराबाद के नवाब, त्रावणकोर के दीवान रामस्वामी के साथ मिलकर वह एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, षड्यंत्र कर रहा था कि भाई कैसे हम, उसके लिए एक टर्म इन्होंने दिया है। देखिए ये टर्म जो संदीप बोमजई ने दिया, प्रिंसटन। प्रिंसटन प्रिंसटन इसलिए कि
उनका कहना था कि जिस तरह पाकिस्तान बना हिंदुस्तान बना, उसी तरह से प्रिंसस्तान भी बन जाए। मतलब एक राजाओं का एक अलग, सारे राजाओं को मिलाकर एक अलग राष्ट्र बन जाए, जैसे इंडिया बना, पाकिस्तान बना। इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, जिस षड्यंत्र को समाप्त करेंगे वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा रोल हो, बहुत बड़ा रोल। पूरा हम नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा रोल। अब देखिए, अब अचीवमेंट्स ऑफ वल्लभ भाई पटेल। अब वल्लभ भाई पटेल का अचीवमेंट्स पर देखिए, ये काम बहुत मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था, इतने सारे राज्यों का, यहाँ पर मैंने एक टर्म का प्रयोग किया है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। इसको कहते हैं छड़ी एवं पुरस्कार की नीति। छड़ी एवं पुरस्कार की नीति। छड़ी एवं पुरस्कार की नीति का मतलब हुआ, इनको राज्यों को लुभाना भी था, क्योंकि वो आकर्षित करना था। वो जानते थे कि अगर हम बल प्रयोग का सहारा लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे राज्य थे जो पावरफुल थे। इंडियन आर्मी भी डिवाइडेड थी, और भारत का कुछ सोल्जर्स विभाजित होकर पाकिस्तान जा चुके थे। आर्मी डिसऑर्गेनाइज थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने जब इन देसी राज्यों की सेना का भी इस्तेमाल किया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बहाने बहुत सारे देसी राज्यों ने अपनी सेना को मजबूत कर लिया था, और कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा की, कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा को संजोए हुए थे। तो वल्लभ भाई पटेल को लग गया कि नहीं, देखिए ऐसा है कि हम स्वतंत्र होने का जो ख्वाब है, सॉरी, इनके स्वतंत्र होने के ख्वाब के लिए को दबाने के लिए बल प्रयोग ना करें, बल्कि हम अपने एक टैक्टिकल, एक एक मेजर्स का उपयोग करें। हमें एक कोई ना कोई एक रणनीति के तहत इनके इस षड्यंत्र को विफल बनाना है। उसमें उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई उसको कहते हैं छड़ी एवं पुरस्कार की नीति। छड़ी एवं पुरस्कार की नीति का मतलब यह हुआ कि पहले उन्होंने राज्यों के सामने एक योजना रखी। अब वो बहुत धीरे धीरे हौले हौले बढ़ रहे थे। जैसे उन्होंने एक योजना रखी, उसको कहते हैं दो तरह का एग्रीमेंट। उसमें जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें आपको दो तरह के एग्रीमेंट की चर्चा मिलेगी। एक तरह का एग्रीमेंट है, उसको कहते हैं स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, और ये एक एग्रीमेंट है। दूसरा को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये दोनों एग्रीमेंट की अलग अलग अहमियत है। जो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट है, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, आप हमें केवल तीन चीज अर्पित करिए: विदेश, प्रतिरक्षा और संचार। ये तीन ऐसे विषय हैं, ये ऐसे विषय हैं जिनका उपयोग पहले भी आपने नहीं किया था। इसका उपयोग पहले ब्रिटिश करते रहे, अब भारतीय यूनियन करेंगे। और मैं इसमें एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि इसमें रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि देखिए, रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि भाई, थोड़ा-सा वो जोक के मूड में भी उन्होंने लिखा है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि देखिए, वी आर नॉट मेकिंग अ क्लेम अबाउट द ज्वेलरी एंड द वाइफ्स ऑफ द किंग्स। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट को उनके आभूषण से, उनकी पत्नियों से कोई मतलब नहीं है। हमें वो अपना भूभाग दे दे, बस इतना ही काफ़ी है। ये आगे की बात है। तो ये उन्होंने पहले 3 विषय माँगे, और फिर उन्होंने यह भी कहा साथ ही साथ, अ, जैसे उन्होंने पहले तो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट करना है, और फिर एक दूसरा उन्होंने प्रस्ताव लाया, उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में यह था कि जो राज्य इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करेगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने वाले राज्यों का जो प्रपोजल होगा, इररिवोकेबल होगा। इररिवोकेबल का मतलब हुआ कि वंस यू आर जस्ट गोइंग टू साइन दिस एग्रीमेंट, it is irrevocable in future. Even your successor cannot make a claim for regaining it. It is full and final. Your hand has been chopped off. Now you cannot make any claim in future. You have to regain the region. So that is called irrevocable. मतलब उसको आप दोबारा फिर उसको लागू नहीं कर सकते। जो दूसरा वाला जो प्रपोजल है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा हार्ड था, लेकिन उसके बदले बहुत सारे कंसेशंस थे। एक था कि आपका खजाना आपके पास रहेगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी, आप जिस टाइटल का उपयोग करना चाहते हैं, अगर किंग के टाइटल का उपयोग करना चाहते हैं तो आप वह करिए। इतना ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट आपके भरण-पोषण के लिए एक हैंडसम अमाउंट देगी प्री पर्स के रूप में।
इंडियन गवर्नमेंट एक हैंडसम अमाउंट आपको प्रीव्यू पर्स के रूप में देगी और उस अमाउंट का आप अच्छी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको कोई रुकावट नहीं होगी, कोई उसमें अवरोध नहीं होगा, नियमित आपको अमाउंट मिलता रहेगा। और आपका जो पर्सनल पैलेस है वो आपका अपना बना रहेगा, उस पर हमारा कोई क्लेम नहीं होगा। आपका टाइटल आपका अपना बना रहेगा। आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी और पर्सनल ट्रेजरी है वो आपका अपना रहेगा। उसमें कहीं कोई और आपके बाद आपका उत्तराधिकारी उससे लेगा, उस पर इंडियन गवर्नमेंट का कोई क्लेम नहीं होगा। ये इसका ये कहना था। इतना ही नहीं, एक उन्होंने और भी माउथ वाटरिंग प्रपोजल दिए। वो प्रपोजल यह था कि आपको अपने ही क्षेत्र में राज्य प्रमुख या उपराज्य प्रमुख का दर्जा दिया जाए। तो जिन राज्यों का विलय किया जाना था उसको या तो आप एक तो कमिश्नरी क्षेत्र में ढाल दिया जाता था, या फिर अगर वो बड़ा सा राज्य है तो उस क्षेत्र पर उस क्षेत्र को विलय करके और वहाँ के शासक को वहाँ का राज्य प्रमुख बना दिया जाता था। और इतना ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी उनको प्रतिनिधि बनाकर भारत की तरफ से भेजा जाता था। उनको कई तरह के प्रपोजल दिए गए और यह भी कहा गया कि भविष्य में जो चुनाव होंगे भारत में, प्रजातांत्रिक चुनाव, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, आप सरकार बना सकते हैं, आप मंत्री के पद को पा सकते हैं। एक राजा ने तो इंक्वायर किया था, एक युवा राजा था, उसने इंक्वायर किया था वल्लभ भाई पटेल से कि सर टेल मी वन थिंग, कैन आई ऑल्सो फाइट एन इलेक्शन एंड वी कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन? Vallabhbhai Patel replied, yes, yes, you can. So far, you are just swimming in a well, but now you are simply swimming in a pond, but I am giving you a big ocean or vast ocean to swim as much as possible. There is no obstruction in your swimming and in your flow. So in this way, Vallabhbhai Patel tried to prove that कि देखिए वो एक तरह से उनको एक माउथ वाटरिंग प्रपोजल दे रहे थे कि इस बहाने भी ये शासक हमारे अंतर्गत आ जाएं, भारतीय यूनियन को स्वीकार कर लें और यह देशी राज्यों का विलय संभव हो। अब मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि ये तो हुआ उनकी पुरस्कार की नीति, लेकिन साथ में उन्होंने छड़ी की नीति भी लागू कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप 15 अगस्त से पहले तक यह विलय स्वीकार नहीं करते तो फिर आपकी जनता आपके विरोध में खड़ी हो, मीन्स कि यू हैव टू फेस a popular movement, and then even the approach of Indian government was going to be stiff towards you. You cannot expect that I will be as soft towards you as today, because in future when the situation will change, you can find my change approach as well. तो इस तरह से उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर आप अभी नहीं समझौता करते हैं तो भविष्य में आपकी जनता आपके अगेंस्ट में खड़ी हो जाएगी और तब मेरा दृष्टिकोण भी आपके प्रति टफ हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने, इसको कहते हैं पुरस्कार और छड़ी की नीति। इसलिए तो आप देखोगे वन बाय वन उसमें उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ब्रिटिश से भी, रामचंद्र गुहा लिखते हैं, ही टुक सम लीव्स इवन फ्रॉम द ब्रिटिश बुक्स, मतलब ब्रिटिश बुक से भी कुछ पेज लिए, वो था डिवाइड एंड रूल। जब लगा कि अब ये राजागण अब एक एकता बनाकर आपस में संगठित होकर चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस में इंडियन गवर्नमेंट को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जब भोपाल का शासक उनको लीड कर रहा था, तब इन्होंने 1 मार्च 1947 को चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस को एड्रेस करते हुए बड़ा ही ओजस्वी भाषण दिया। उसने कहा कि मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक दुखद सूचना देना चाहता हूं कि भारत को आज़ादी तो मिली है लेकिन रहेगी नहीं। ये आज़ादी शीघ्र मिटने वाली है क्योंकि इन राज्यों का सहयोग हमारे साथ नहीं। और एक बात आप लोग जान लें, जब भारत की आज़ादी समाप्त होगी तो आप लोग भी आज़ाद नहीं रहे। अब इस बात के कारण चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस में दरार हो गई और बीकानेर और पटियाला के शासक उनके साथ खड़े हो गए। और इन्होंने, बीपी मेनन ने लिखा है, जो उनके असिस्टेंट थे, जो राज्य विभाग में उनके साथ खड़े थे, वो बीपी मेनन ने लिखा है कि नाउ अ विंड ऑफ चेंज स्टार्टेड। अब एक नई परिवर्तन की हवा चल पड़ी थी, क्योंकि इधर बीकानेर और पटियाला के राज्य वो कम से कम वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में खड़े हो गए। इट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट। और यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल की जो व्यवहारिक रणनीति है उसने बहुत काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम इन राज्यों पर दबाव डालेंगे तो ये राज्य खपा हो जाएंगे। अब इस पर इन्होंने RNP सिंह ने घटना, एक वाकया का जिक्र किया है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू में इतना पेशेंस नहीं था, वो एक बार काफ़ी गुस्सा खा के भारतीय राज्यों को चेतावनी दे दी कि अगर आप लोगों ने भारतीय यूनियन के साथ विलय को स्वीकार नहीं किया तो आपको मिटा दिया जाएगा। इस पर ये लिखते हैं कि इस बात पर माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अलग ले जाकर उन्हें काफ़ी इस मुद्दे पर उनको
फटकार सुनाई कि आप जो कर रहे हैं इससे आपका काम और भी खराब हो जाएगा और इससे भारतीय राज्य डर जाएंगे और भी विलय से दूर चले जाएंगे। अंत में नेहरू, एक्चुअली नेहरू का कहना ये था कि नेहरू उस समय, देखिए एक और ऑर्गेनाइजेशन है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रजामंडल, जिसको कहते हैं जैसे प्रिंसेस के चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस थे, उसी प्रकार से जो उन राज्यों के जो राष्ट्रवादी लोग थे जो भारत के साथ विलय चाहते थे, उन सबों ने अपना एक स्टेट्स पीपल मूवमेंट बनाया हुआ था। स्टेट्स पीपल मूवमेंट का चेयर जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि मैं तो स्टेट पीपुल्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बोल रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कहाँ बोल रहा। लेकिन फिर भी उनको माउंटबेटन ने समझाया और फिर उन्होंने अपना अप्रोच चेंज। और वल्लभ भाई पटेल बहुत सॉफ्टली डील कर रहे थे। उनको पता था अगर हम कोई उग्र कदम उठाते हैं तो भारतीय राज्य और भी भड़क जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चल रहा था। तो अब मेथड ऑफ परसुएशन नॉट कोर्सन, मतलब यहां पर मैंने एक वल्लभ भाई पटेल का एक दूसरी जो फीचर्स है जो मैंने अभी पहले चर्चा की है, यहां मेथड ऑफ परसुएशन का मतलब है कि आपसी विचार विमर्श, आपसी विचार विमर्श एवं सहमति के माध्यम से, एवं सहमति के माध्यम से भारतीय राज्यों का विलय। आपसी विचार विमर्श एवं सहमति के माध्यम से भारतीय राज्यों का विलय। इसी को मैंने इंग्लिश में शॉर्ट में डाला है ताकि ये पॉइंट यहां लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि हम मुख्य बिंदुओं पर अपनी निगाह को बनाए रखें। जैसे उनका जो तरीका है वो है मेल मिलाप की, दोस्ताना ताल्लुकात। मतलब वो चाहते हैं कि हम बहला फुसलाकर इन राज्यों को अपने साथ रखें, बल प्रयोग ना करना पड़े, क्योंकि बल प्रयोग का जो ऑप्शन है वो हमेशा खतरनाक होता है। इस बात को जानते थे वो, और इंडियन यूनियन के लिमिटेशंस को उसमें वो समझ रहे थे। तो मैं उसमें एक दिलचस्प बात बताऊं, रामचंद्र गुहा ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है। उसी समय संविधान सभा की भी बैठक चल रही थी और उसी समय देशी रियासतों का मुद्दा भी था। तो आप कह सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने जितनी मॉर्निंग वॉकिंग की और जितने डिनर खाए उतने बहुत कम नेताओं ने खाए होंगे। वजह क्या है? इसका भी एक मुहावरेदार चीज है, इट इज जस्ट अ फ्रेज। जैसे होता ये था कि उनको जब देशी राज्यों को राजी करना होता था विलय के लिए, वो अधिकतर राजा से बात नहीं करते थे। वो जानते थे कि राजा थोड़ा व्हिमजिकल हैं, थोड़े झक्की टाइप के हैं, थोड़े जिद्दी हैं। उनसे वार्ता भी करूंगा तो सफलता मिलेगी नहीं। वो क्या करते थे, प्रायः उनके मंत्री को डिनर पर इनवाइट करते और डिनर खाते हुए उनको इतनी भयानकता बता देते थे जन आंदोलन का कि अंत में वो अपने शासक को स्वयं समझाते और फिर विलय संभव हो जाता। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने सबसे अधिक डिनर खाए। अब मॉर्निंग वॉक का क्या है, मैं आपको बताना चाहता कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अधिकतर क्या होता था, कुछ ऐसे मेंबर होते थे जो ज़्यादा आर्टिकुलेट होते थे, कई बार ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे। एग्रेसिव होकर वो बिल्कुल ही संविधान सभा में हल्ला मचाना शुरू करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मामले में बहुत इम्पीचुअस और इम्पेशेंट थे। वो बहुत इस बात को सहन नहीं कर पाते थे। वो बहुत जल्दी इमोशनली आउटबर्स्ट करते थे। तो वो कई बार गुस्सा खाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उससे काम और भी बिगड़ने की संभावना होती थी। तो वल्लभ भाई पटेल का बड़ा ही एक परसुएसिव मेथड अपनाते थे। वो बड़े प्यार से जाते थे, उस मेंबर के कंधे को थपथपाते हुए कहते थे, कल सुबह आप हमारे साथ मॉर्निंग वॉकिंग पर चलेंगे? और फिर वो मेंबर उनके साथ मॉर्निंग वॉकिंग पर जाते थे और उसके बाद वो मेंबर इतने शांत हो जाते थे कि कोई समझ नहीं पाता था कि आखिर मॉर्निंग वॉकिंग पर उन्होंने ऐसी कौन सी बात उनको कह दी। तो बेसिकली ये इनकी खासियत थी, जो तरीका पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं अपना सकते थे चाहकर भी। दैट वाज द मेथड ऑफ परसुएशन नॉट ऑफ कोerशन। तीसरा है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ब्लडलेस रेवोल्यूशन का मतलब हुआ रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति, अब देखिए रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति, मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडिया के 2/5 पार्ट, 3/5 भाग
में तो ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान दोनों ही हिस्सा था, और 2/5 भाग का विलय हो गया। मतलब लगभग 5 लाख वर्ग मील क्षेत्र का विलय भारतीय यूनियन के साथ हुआ, बिना एक बूंद रक्त बहाए हुए। ये अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है, आप सोच सकते हैं। एक मैं दिलचस्प चीज बताता हूं आपको। एक मैं इस बुक को, आर.एन.पी. सिंह की पुस्तक का एक हवाला देना चाहूंगा आपको। मैंने अपने पिछले लेक्चर में, परसों के लेक्चर में, मैंने निकिता क्रुश्चेव से आपको अवगत कराया है, जो सोवियत रूस के प्रधान थे। तो निकिता क्रुश्चेव 1956 में भारत की यात्रा पर आए थे। उस भारत की यात्रा पर आए तो उन्होंने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया भारत के अचीवमेंट का। उन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया, यह आर.एन.पी. सिंह की बुक, यही बुक जो मैंने आपको बताई है, कि ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया इन 1956, Soviet leader Nikita Khrushchev felt so overwhelmed by Patil's achievement as to observe, "You Indians are an amazing people. How on earth did you manage to liquidate the princely rule without liquidating the princess?" इन्होंने कहा कि देखिए, आप रियली जो आप भारतीय लोग हो, वो बड़े ही आश्चर्यजनक चीज हो। आप लोग एक आश्चर्य का विषय हो। बताइए, इतनी बड़ी संख्या में आपने राजाओं को समाप्त कर दिया, राज्य को समाप्त कर दिया, स्वतंत्र राज्यों को, राजाओं को समाप्त किए बिना। क्योंकि अगर कोई दूसरा देश होता, अब मैं कौन कौन सा एग्जाम्पल दूं। अमेरिका ने मैनिफेस्ट डेस्टिनी का नाम देकर पश्चिम की तरफ विस्तार किया था। कितने सारे रेड इंडियंस के घर उजाड़े, कितने को दबाया, कितनों को मारा, कितने परचेज किया, कितना युद्ध जीता। मैक्सिको से भी उसने एक भूभाग छीन लिया। इस तरह से अमेरिका ने इतने सारे उधम मचाए, और मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नाम पर। चाइना में जब आप चीन का इतिहास पढ़ोगे तो देखोगे, जिस समय डॉक्टर सन्यास सेन के द्वारा जो चाइनीज रिपब्लिक की स्थापना की गई थी, और 1925 में जब डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु हुई थी, उससे पहले जो डॉक्टर सन्यास सेन की पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था कुमिंगतांग पार्टी। तो कुमिंगतांग पार्टी की सरकार थी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी थी, और कुमिंगतांग के बीच गठबंधन डॉक्टर सन्यास सेन के समय हो गया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता से जो चियांग शेक की सरकार थी, उसने उत्तर का अभियान किया था, नॉर्दर्न एक्सपेडिशन। वह भूभाग चीनी गणतंत्र के नियंत्रण से बाहर का क्षेत्र था। उस भूभाग को दोबारा इन्होंने जीता। वो जीतने में जो उसमें वॉर लॉर्ड्स थे, उसको कहते हैं युद्धरत सामंत। तो बड़े बड़े वॉर लॉर्ड्स थे, उनके गढ़ उखाड़े, उसमें कितने खून खराबे हुए, कितने सैनिक अभियान हुआ, कितनी हत्याएं हुई। आप देखोगे लैटिन अमेरिका में जो वहाँ के सामंत थे कॉडिलॉस, उस कॉडिलॉस को रास्तों से हटाने में, जो उस समय वहाँ का राष्ट्रवादी नेता हुआ करता था लैटिन अमेरिका में, वेनेजुएला का, आपने नाम सुना होगा, साइमन बोलीवर, उसको कितना सारा रक्त बहाना पड़ा। अगर भारत की जगह कोई दूसरा देश होता तो पता चलता कि इतने शासकों को फांसी हो गई, इतने शासक को आजम कारावास की सजा हुई, और इतने शासकों को देश निकाला मिल गया। भारत में एक बूंद रक्त नहीं। और ये था वल्लभ भाई पटेल का pragmatic diplomacy. So this is the success here you can see. And last but not the least, अब जो चौथा वाला बिंदु आया है, वह अचीवमेंट ऑफ ग्रेटर देन दैट ऑफ बिस्मार्क। अब देखिए, मैं मानकर चलता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और ऑडियंस हैं, ओटो वन बिस्मार्क को जान रहे हो, क्योंकि वो जर्मन चांसलर था, और उसने 3 युद्ध लड़े थे, और उन 3 युद्धों के आधार पर जर्मनी का एकीकरण किया था। मतलब वो जर्मनी का प्रसाकरण कर दिया था। वो प्रसा का चांसलर था, और प्रसा को लीड करते पूरे जर्मन क्षेत्र को उसने जीता था। उसके लिए उसने एक युद्ध ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में लड़े, सेडोवा का युद्ध। उससे पहले उसने डेनमार्क से युद्ध करके डेनमार्क को पराजित करके उसके 2 डची छीने थे, और फिर स्लेस्विग हॉस्टिन। उसके बाद उसने सेडोवा का युद्ध लड़ा था 1866 में, और फाइनली सेडान का युद्ध लड़के उस समय यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति फ्रांस को पराजित करके उसने सफलता हासिल की। लेकिन और ये पूरी प्रकरण में 1862 में वो चांसलर हुआ है, जर्मन चांसलर, और 1870 में जाकर एकीकरण हुआ है। मतलब कुल मिलाकर उसको 8 वर्ष लगे थे, और उस 8 वर्ष के दरमियान उसने टोटल 38 राज्यों का विलय किया था। वल्लभ भाई पटेल ने मात्र 15 महीनों में 562 राज्यों का, बिना एक बूंद रक्त बहाए। दूसरी बात कि बिस्मार्क जिस समय ये काम कर रहा था, या इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा था, उसके पास यूरोप की सबसे मजबूत सेना थी, और हमारी सेना भी विभाजित थी।
हम उस पर भी बैंक नहीं कर सकते थे। हम बल प्रयोग पर भी बहुत ज़्यादा बैंक नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि शीत युद्ध चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का भी खतरा था। उसके बावजूद भी वल्लभ भाई पटेल ने वो नौबत नहीं आने दी। इतनी सारी बातें बताती है कि वल्लभ भाई पटेल ने यह अचीवमेंट मात्र 15 महीनों में हासिल किया। कितना बड़ा अचीवमेंट है, तो अनुमान कर सकते हैं। एडवर्ड क्रिप्स को भी अंदाजा था इसमें 15 वर्ष लगेंगे, बट इट बिकेम पॉसिबल विद इन 15 मंथ्स। इट वाज रियली अ मैटर ऑफ रिजॉइस फॉर अस। अब मैं ये कहना चाहूँगा, ये सब तो एक तरफा वल्लभ भाई पटेल के विषय में रहा, लेकिन मैं एक दो बातों पर इसका ध्यान इंगित करना चाहूँगा कि जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, उसमें एक प्रकार का संतुलन होना चाहिए, जो मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में भी बनाने की कोशिश की थी, महात्मा गांधी में भी, और वल्लभ भाई पटेल में भी एक पक्ष पर याद दिलाना चाहूँगा। जैसे हम कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल हमारे नेशनल लीडर्स में अनसंग हीरो थे, रह गए थे। अनसंग हीरो का मतलब होता है कि जितना गुणगान उनका होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। लेकिन उनसे भी बड़ा एक अनसंग हीरो रह गया है, और सारा क्रेडिट मिल जाता है वल्लभ भाई पटेल को। अनसंग हीरो है उस राज्य की जनता, क्योंकि इस विलय में उस राज्य की जनता का कितना बड़ा रोल है, उसमें वल्लभ भाई पटेल का जो लार्जर देन लाइफ इमेज है, स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम है, उसकी चमक में उस जनता की भूमिका को ना भूलें, क्योंकि वहां की जनता ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई है। आप यही समझें कि इस पर एक क्रिटिक ने कहा है, मैं एकेडमिक्स में बच्चों को समझाता हूँ, खासकर मेंस में जो हिस्ट्री ऑप्शनल में जो बच्चे लिखते हैं उनको मैं समझाता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि आप लोग द्विपक्षीय अपने विचार को रखिए, एक पक्षीय नहीं। वल्लभ भाई पटेल का अचीवमेंट है, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के अचीवमेंट से थोड़ा भी कम उस जनता का अचीवमेंट नहीं है जिसने वो माहौल निर्मित किया जिसका फायदा वल्लभ भाई पटेल ने। जैसे मैं आपको बताऊं कि 1937 में जब प्रांतीय राज्यों का गठन हुआ था, तो उस समय बहुत सारे राज्यों की जनता में आप देखेंगे तो राजकोट से लेकर और तेलंगाना तक हर जगह एक मूवमेंट छिड़ गया था। और उस मूवमेंट में आप देखेंगे जयपुर में, देशी राज्यों में जनता खड़ी हो गई, तो उसने आंदोलन छेड़ दिया था कि हमें आजादी चाहिए। और वल्लभ भाई पटेल भी उन राज्यों को यही चेतावनी देते थे कि देखिए, अगर आप हमारे साथ विलय नहीं करेंगे तो आपकी जनता आपके विरोध में खड़ी होगी, और तब हमारी सिंपैथी आपकी जनता के साथ। वल्लभ भाई पटेल वॉज द मैन ऑफ ए पीपल, ही वॉज नॉट द मैन ऑफ द सोल्जर्स। उन्होंने सीधा कहा, जब ब्रिटिश ने कहा कि भाई हमारी सर्वोच्च सत्ता समाप्त हो जाएगी 15 अगस्त 1947 को और राजाओं के पास चली जाएगी, इस पर वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश से क्वेश्चन किया, एक बात बताइए, ब्रिटेन में किसके पास संप्रभुता है? किंग के पास संप्रभुता है, पार्लियामेंट के पास संप्रभुता, किंग के पास संप्रभुता है, सरकार में संप्रभुता है, या किंग में संप्रभुता है, कुलीनों में संप्रभुता है, या ब्रिटेन की जनता में संप्रभुता है? अगर ब्रिटेन में आप ब्रिटेन की जनता में संप्रभुता मानते हैं, तो भारत में आप क्यों मान रहे हो कि देशी शासकों में संप्रभुता है, उस जनता में संप्रभुता है? इसलिए यह महान कार्य संपन्न हुआ वल्लभ भाई पटेल के हाथों, और उस देश की महान जनता के प्रयास से कि उनको भी भूमिका मिलनी चाहिए, तो उनके साथ भी न्याय होगा। वो भी अनसंग हीरोज रह गए हैं। आज चलिए, राष्ट्रीय एकता दिवस में हम लोग वल्लभ भाई पटेल के को याद करें, उनके प्रति, उनके महान कार्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए, और फिर हम एक दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने प्रकट होंगे। जैसा कि मैंने बताया, इस वीक में फिर अब हो सकता है सैटरडे तक मैं वो लेक्चर दूं, चूंकि आज एक दूसरी घटना भी हुई है जो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को पता हो। आज 31 अक्टूबर है। मुसोलिनी ने शपथ ग्रहण किया इटली में, और फांसीवाद का दुनिया में उत्थान हुआ था। वही फांसीवाद फिर एक बार इटली में दोबारा झलक दे रही है। ये जो फांसीवाद का 100 वर्षों का इतिहास है, उसका मूल्यांकन करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर हुआ होगा, और एक हमारा 14 नवंबर को जो लेक्चर होगा उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों का भी हम लोग मूल्यांकन करेंगे, और वो निहायत ही बड़ा लेक्चर होगा। सो टुडे आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर, और मेरी तरफ से फिर एक बार महान राष्ट्रीय नेता को श्रद्धांजलि और उनके इस महान कार्यों को, और फिर दूसरे लेक्चर में हम आपके सामने फिर प्रकट होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू लेटर।